press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी कक्षा 7 के जो 13 पद्य पाठ हैं, कविता है एक तिनका। इस पद्य पाठ को आज हम सीखेंगे। इस कविता के जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद जी। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौद जी। देखिए बच्चों, ये जो कविता आपको दिए है, ये कविता एक घमंड पर आधारित कविता है। घमंड यानी ईगोइज्म, ईगो के आधार पर लिखे हुए एक कविता है। इस कविता में यहाँ कवि खुद एक जो घमंडी बन चुके थे एक विषय के ऊपर, और इसके यहाँ जो हमारे जो कवि के घमंडीतन को एक छोटी सी तिनका टूट टूट कर देता है, यानी भगा देता है। समझ में आए ना? एक छोटी सी तिनका। आप जो कक्षा 6 में या 6 स्टैंडर्ड सिलेबस में आप सीखे हैं कि जो 7 हाथ बढ़ाना, इस कविता में क्या दिए है कि छोटे छोटे चीज़ भी अगर इकट्ठा कर लिए तो एक बड़ी चीज़ बन जाती है ना? उसी तरह एक छोटी सी चीज़ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण विषयों को सीख को सिखाते हैं। यहाँ तिनका, तिनका का मतलब क्या है? यहाँ एक छोटी सी या ड्राइड ग्रास, जो सूखे हुए जो घास, ड्राइड जो ग्रास हम बोलते हैं तिनका को, है ना? एक छोटी सी तिनका है। ये तो हमारे कवि को कुछ सीख सिखाते हैं। क्या सीख सिखाती है, हम इस बात जो कविता में देखते हैं। मैं घमंडों में भरा एंटो हुआ, एक दिन जबता मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। देखिए, मैं घमंडों में भरा एंटा हुआ। मैं का मतलब कौन है यहाँ? मैं यानी हमारे जो कवि अपने बारे में ही यहाँ बोल रहे हैं। जो तिनका, तिनका का मतलब क्या है? सूखी हुई जो घास, यानी जो ड्राइड ग्रास हम बोलते हैं। ಡ್ರೈ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಒಣಗಿರೋಂತಹ ಹುಲ್ಲು. ಒಣಗಿರೋ ಹುಲ್ಲು ಆರಾಮಾಗಿ ಗಾಳಿಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲೇ ಪೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ಸಣ್ಣದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ತಿನ್ಕ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. मैं घमंडों में भरा एंटा हुआ। मैं यानी ये जो कवि घमंडों में भरा एंटा हुआ। एंटा का मतलब क्या? यहाँ घमंड का मतलब क्या है? ईगो। घमंड यानी ईगोइज्म ಅಂದರೆ अहंकार। यहाँ जो हमारे जो कवि हैं अपने आप में जो अहंकार बढ़ते हुए, अपने आप के ऊपर जो प्राउड फील होते हुए, जो ऐसे जो प्राउड है कि जो वो ही बड़ा है। यहाँ जो सारे दुनिया में वो ही अच्छे हैं, वो ही बड़े हैं और इनके सामने कोई भी नहीं है, ऐसे एक फील करते हुए हमारे जो कवि खड़े थे। वो भी कैसे? जो एंटा हुआ। एंटा का मतलब क्या है? एरिगेंट कैरेक्टर। एंटा का मतलब क्या है? इसका मतलब जो एरिगेंट कैरेक्टर का मतलब क्या है? जो अपने आप को ही यहाँ जो तारीफ़ करना, यहाँ हम ही बड़े हैं, हमारे सामने कोई भी नहीं है और हम ही सबसे अच्छे हैं,
ಅವ್ರ जो ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂಥರ ನಾವೇ ದೊಡ್ಡವರು, ನಮಗಿಂತ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವರಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನೇರಿಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಅಹಂಕಾರ ಸೊಕ್ಕು ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎರಿಗೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ. अर्थ आयता। आ रीति इली जो क्या है ईगोइज़म से ऐसे जो एरिगेंट कैरेक्टर को भर के हमारे जो कवि ने यहाँ कहा खड़े थे कि एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। मुंडेरे का मतलब क्या है यहाँ, मुंडेरा छत का किनारा। छत का किनारा का मतलब क्या है, जो कॉरिडोर हम बोलते हैं ना, वहाँ जो बालकनी और कॉरिडोर हम बोलते हैं ना, वहाँ जो हमारे कवि खड़े थे। जो कैसे खड़े थे, ऐसे जो बहुत ही जो अहंकार से, बहुत ही जो अहंकारी होकर और बहुत ही ईगोइज़म से रीगेंट कैरेक्टर अपने आप में भरे हुए यहाँ हमारे कवि ने अपने घर के जो छत के ऊपर, यहाँ जो छत के किनारे पर, कॉरिडोर पर, बालकनी पर खड़े थे। एक दिन अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। देखिए अचानक, अचानक का मतलब क्या है, एकाएक। यहाँ अचानक यानी बाय एक्सीडेंट, ಹಾಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, यहाँ एक दूर से उड़ता हुआ, अचानक दूर से उड़ता हुआ यानी बहुत ही दूर से, ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅವೇ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ಏನು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಏಕ್ ತಿನಕ ಆँख में मेरी पड़ा, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। बहुत ही दूर से वेरी जो फॉर अवे डिस्टेंस से यहाँ एक छोटी सी तिनका, ए ड्राइड ग्रास क्या हो गई, जो हमारे कवि के आँखों में आकर गिर गई। आँख में, एक आँख में आकर गिर गई ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಹೇಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಕ್ಕಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಹಳೆಯ ವಿಷಯನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯವನಲ್ವಾ, ನಾನೇ ಅವತ್ತಿದು ಆಗಿದ್ನಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ದುರಹಂಕಾರ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ಕೊತ, ನನಗಿಂತ ಯಾರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಲ್ಲ, ನನಗಿಂತ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವರಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು, ಕವಿಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡ್ರೈ ಗ್ರಾಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. सेकंड स्टैंजा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, जो ऐट बेचारी दबे पावो भागी। देखिए, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, इसका मतलब क्या है, यहाँ झिझक उठना का मतलब क्या है, एकाएक ये जो एक तिनका या जो धूल का कण आपकी जो आँखों में आकर गिरते हैं तो आपको कैसा होती है, कैसे जो फील होती है, आपकी जो आँखों में दर्द होती है या आँखों से आंसू गिरना शुरू होती है ना, उसी तरह यहाँ हमारे जो लेखक जी को दर्द होना शुरू होती है। और हुआ बेचैन सा, बेचैन का मतलब क्या है, परेशान होते हैं हमारे जो कवि। हमारे जो कवि क्या हो जाती है या क्या हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो परेशान हो जाते हैं, क्यों ऐसे हुआ, जो कहाँ से आकर गिरा, ये क्या हो गई मुझे, ऐसे जो परेशान होते हैं। लाल होकर आँख भी दुखने लगे। देखिए, जो मैं पहले ही बोली, जो किसी जो धूल का कण आपकी जो आँखों में आकर गिरते हैं तो आपको कैसे फील होते हैं, दर्द तो महसूस तो होते हैं। पहले जो क्या होती हैं, हम आके ऐसे रगड़ना शुरू करते हैं। रगड़ना यानी जो मलना ಅಂದರೆ ರಬ್ಬಿಂಗ್, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹೀಗೆ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, क्या हो जाती है, ऐसे रगड़ने के बाद हमारे आँखें जो लाल हो जाते हैं। आँखें का मतलब यह किस आँख में, जो कौन सी आँख में जो धूल के कण आकर गिरे होते हैं ना, डस्ट आकर गिरे होते हैं ना, वो आँख क्या हो जाती है,
जो लाल रंग में टर्न हो जाती है। उसी तरह यहाँ हमारे जो लेखक जो कवि के जो आँख में आकर गिरे हुए तिनके के कारण हमारे जो कवि जी, बार बार मैं लेखक बोल रही हूँ, सॉरी, हमारे जो कवि है वो उनके जो आँख एक आँख क्या हो जाती है यहाँ लाल रंग में बदल जाती है और मुँह वो भी दुखने लगती है। दुखने का मतलब क्या है, बहुत ही जो दर्द महसूस होती है ना। हम सभी को ऐसे ही होते हैं। आँख तो बहुत ही जो सूक्ष्म अंग है, हमारे जो आँखें है बहुत ही सूक्ष्म अंग है हमारे जो बॉडी में, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅದು ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು। एक स्मॉल डस्ट पीस अगर आकर हमारे जो आँखों में गिर पड़ा तो भी हमें कैसे महसूस होता है, एक बड़ा सा जो पत्थर आकर हमारे जो आँख में गिर गया है ऐसे हमें महसूस होता है। ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀವು ನೋಡಿರಿ, ನೇಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಏನೋ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಏನೋ ಒಂದು ಜೋರ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಡಸ್ಟು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸು, ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಪೀಸು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ। ಅದೇ ನಾವು हम जो हमारे मिरर के सामने जाकर हम खड़े होकर हमारे आँखों को देखते हैं तो वहाँ हमें क्या दिखाई देती है, एक छोटी सी डस्ट दिखाई देती है, छोटी सी कण दिखाई देती है ना। फिर वो तो कितने जो दर्द देते हैं हमें, ಎಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಡುತ್ತಲ್ವ ಆ ಸಣ್ಣ ಕಣ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರೈ ಗ್ರಾಸಿನ ಪೀಸು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕವಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। मूठ का मतलब क्या है, यहाँ जो कपड़ों को इकट्ठा करना। कपड़े इकट्ठा करना या जो हम क्या करते हैं, इसे जो राउंड शेप में बनाते हैं ना, जो हमारे आँखों में कुछ दर्द हुआ तो कुछ गए तो डस्ट पीस गए तो पहले क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं ना, देखिए ऐसे जो राउंड शेप में हम करके क्या करते हैं, उफ उफ करके ऐसे आँखों में हम रखते हैं ना। ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಬಟ್ಟೆನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ರೌಂಡಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾರೆ। ಅದು ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ಉಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂಥರ ಏನು ಕಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ। ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಇದು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಾವು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆಗಿದ್ದಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಂಪಾಗಿರೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆ ಡಸ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ। ಇಲ್ಲಿ लोग कपड़े की लगे, इसका मतलब क्या है, वहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जो कवि अपने आप को खुद ट्राई करते हैं उस डस्ट को या जो तिनका है उस तिनका को अपने आँखों से बाहर निकालने के जो प्रयत्न करते हैं, लेकिन यहाँ जो लेखक जी से नहीं होती है और वह जो बहुत ही दर्द होने लगती है और जो हमारे कवि जी के जो आसपास रहे हुए जो लोग हैं वो आकर कपड़े के जो मूठ बनाकर हमारे जो कवि के आँखों में डालते हैं, जो ऐसे जो क्या सींकने के लिए ಅಂದರೆ ಕಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, सेंक देते हैं। एंट बेचारी दबे पाओ बागी। देखिए यहाँ ये जो एंट क्या है, एंट का मतलब क्या है, मैं पहले ही बोली, जो एरोगेंट कैरेक्टर है, ये जो इगोइज़म है, ये क्या बोल रहे हैं, बेचारी दबे पाओ भागी। दबे पाओ भागी का मतलब क्या है, दूर चला देती है, दूर भागती है। क्या भागती हैं, हमारे कवि के अंदर रहे हुए जो एरोगेंट कैरेक्टर है, इगोइज़म है, घमंडीतन है, ये हमारे जो कवि को
ಚೋಡ್ಕರ್ ದೂರ್ ಭಾಗ್ತಿ ಹೇ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಏನಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ದೊಡ್ಡವರು, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಸಮ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವನು, ನಾನು ಯಾರ ಮುಂದೆನೂ ತಲೆ ತಗ್ಸೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, यहाँ एक छोटी सी तिनका को यहाँ खुद हमारे जो कवि अपने आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसी को यहाँ दिए हैं. यहाँ जो क्या दिए हैं, दबे पाँव भगी. इसका मतलब क्या है, ये तो मुहावरा है. दबे पाँव भगी. ये जो अहंकार, यहाँ एक घमंडीतन अपने हमारे जो कवि के अंदर रहते हैं ना, वो तो वहाँ से चुपचाप भागती है. और जब किसी, जो नेक्स्ट स्टैंजा अगले पंक्तियों में दिए हैं कि जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब समझने यो मुझे ताने दिए, एंटता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए. देखिए, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, यहाँ ढब, ढब का मतलब क्या है, यहाँ युक्ति से. ढब का मतलब क्या है, जो युक्ति से या तरीके से. जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब समझने यो मुझे ताने दिया. किसी तरीके से, किसी जो युक्ति से. यहाँ ये जो तिनका है, छोटी सी ड्राई ग्रास जो है, ये तो हमारे कवि के आँख को छोड़कर चले तो गई, लेकिन जाते जाते एक यह क्या दिए हैं, समझने यो मुझे ताने दिए. यानी एक जो सीख सिखाती है, एक एहसास दिलाती है. यहाँ जो ताने, ताने का मतलब क्या है, एहसास देना. एहसास देना या समझाना. कुछ ये तो तिनका किसी ना तरीके से, ये जो लोग मूठ बनाकर इसको जो सेंक देखकर आँख से तिनका को बाहर निकाल कर भगा देते हैं, लेकिन ये जो तिनका है जाते जाते यहाँ हमारे कवि को कुछ सीख के जाते हैं, कुछ एहसास दे के जाते हैं, एहसास दिलाती है. क्या एहसास दिलाती है, क्या समझाती है कि जो एंटता तू किस लिए इतना रहा, तुम इतने जो घमंडी क्यों हो, तुम्हारे अंदर इतने जो एंटता क्यों है, इतने जो इगोइज्म क्यों है तुम्हारे अंदर, और जो एक तिनका है बहुत तेरे लिए. तुम इतने एक तिनका है बहुत तेरे लिए. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो लेखक जी जो अपने आँख के अंदर जो गिर पड़े हुए एक छोटी सी तिनका को अपने आप खुद बाहर नहीं निकाल सकते हैं, है ना. इसके लिए जो दूसरों के सहाय लेना पड़ता है. अगर एक छोटी सी तिनका को तुम्हारे आँख से खुद नहीं निकाल पाते हो तो तुम कैसे हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो. ऐसे जो पाठ को यहाँ, ऐसे जो सीख को वो जो छोटी सी तिनका हमारे जो कवि को सिखा के जाती है. हमारे कवि तो कैसे खड़े हुए थे, वो तो ऐसे जो बहुत ही जो घमंडी होकर, बहुत ही जो ईगोइज्म अपने आप में भरकर, नाने ದೊಡ್ಡವನು, ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾರ ಹೆಲ್ಪು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ, ಒಂದು ಸೊಕ್ಕಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು, ಹೌದಾ. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದೋ ಬಂದಿರೋವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ,
ಅದು ಡ್ರೈ ಗ್ರಾಸು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕವಿಗಳು ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಪೀಸನ್ನು ನೀನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀನೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ದಲೇ ನೀನು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇವರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಮಂಡಿತನ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಈಗೋಯಿಸಮ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ದಬೆ ಪಾವೋ ಭಗಿ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾತಾಡ್ದಾಗೆ, ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ದಾಗೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ತುಮಕೋ ಜೋ ಸೀಖ್ ಸಿಖಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಏಕ ತಿನಕ ಕಾಫಿ ಹೇ, ನೀನು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಣಗಿರೋ ಹುಲ್ಲಿನ ಪೀಸ್ ಸಾಕು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इसका मतलब क्या है, इस कविता से हम क्या सीखते हैं कि जो हमें कितने भी जो बड़े स्थान पर हम बैठे हैं तो भी हम जो कितने भी बड़े लोग होते भी या हमारे अंदर जो बड़ी बड़ी कामों को या बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ बातें करने के, या हम बड़े हैं तो भी कितने बड़े काम हमसे होते हैं तो भी ऐसे क्षमता ये हमारे अंदर है तो भी हमें क्या होना चाहिए, ऐसे जो घमंडी नहीं होना चाहिए. हम बहुत ही विनयता से रहना चाहिए, है ना बच्चों. ಅಂದರೆ ಏನು, हम कितने भी जो बड़े पोजीशन में गए तो भी हमें सभी को सम्मान करना चाहिए और घमंडीपन से हम रहना नहीं चाहिए. घमंडी बनकर कभी भी जीना नहीं चाहिए. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಂಥದ್ದು बड़े बड़े काम को भी करने का जो क्षमताएं अपने अंदर है तो भी हम ಘಮಂಡ್ ಸೆ ನಹಿ रहना चाहिए. ಎಂತಿಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸೊಕ್ಕಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು. ಅವ್ರದ್ದೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಳನ್ನೇನು ಕೇಳೋದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಸೊಕ್ಕಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಈ ಕವಿತೆಯಿಂದ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು. समझ में आए ना बच्चों आपको? ये जो इसमें एक जो देशज शब्द आए हैं, देशज शब्द यानी जो अपने ही जो देश में या अपने ही जो प्रांतियों में जो उपयोग करने वाले जो शब्द होते हैं, देशज शब्द. शब्दों के प्रकार में आपको मैं बोली हूँ देशज शब्द. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ जो हमारे जो कवि है उनके जो प्रांतीय जो भाषा में उपयोग करने वाले शब्द है जो मूंट, इसको आपको यह दिए हैं. ये जो शब्द हैं ದೇಶಜ್ ಶಬ್ದ है. समझ में आए ना? ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದು ಮೂಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಅದೇ ಬಟ್ಟೆನ ನಾವೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಬಟ್ಟೆನ ಹೀಗೆ ಮುದುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇಡ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. समझ में आए ना बच्चों आपको? ये जो कविता को फिर से एक बार पढ़नी होगी, फिर आपको ये कविता ठीक तरह से समझ में आती है. थैंक यू चिल्ड्रन.